सो हेलो 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 स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। सम कॉमन जेनेटिक डिजीजेस का आज का लेक्चर नंबर 3 है। जिन भी बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अभी तक नहीं देखा है, फटाफट से जाइए उसको देख लीजिए, नोट्स बनाइए। और हम लोग अभी बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3। डायरेक्टली लेक्चर नंबर 3 मत देखिएगा बाबू। डायरेक्टली लेक्चर नंबर 3 देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले आप 1 और 2 देख लीजिए, हम लोग सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे पुराना 2 लेक्चर लगाए हुए हैं, सभी को पता है कि हम लोग हेमोफीलिया डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। हम लोग हेमोफीलिया डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हेमोफीलिया डिसऑर्डर स्टार्ट किए थे। हेमोफीलिया डिसऑर्डर किस टाइप का डिजीज है वो आपको बताएं, यानी कि सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। सिम्टम्स क्या होते हैं, कट लग जाने पर क्या होता है, फैक्टर्स के बारे में आपको बताया गया कि 13 फैक्टर्स होते हैं। 9 और 8 के बारे में बताया गया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो सब चीज को माइंड में रखना है। और अभी हम लोग देख रहे हैं दो पॉइंट है जो हेमोफीलिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बहुत ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किया जाएगा हेमोफीलिया के बारे में कि व्हाई हेमोफीलिया इज कॉल्ड अ रॉयल डिजीज। देखिए ये सब 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। पहला सवाल, व्हाई हेमोफीलिया कॉल्ड इज रॉयल डिजीज, ये सवाल आ सकता है। क्या जवाब करेंगे, क्या आंसर करेंगे इसका, क्यों हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहा जाता है। सभी को जानते हो कि रॉयल का मतलब होता है शाही, यानी कहीं ना कहीं यहां पर हम लोग रॉयल फैमिली के बारे में बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं यहां पर बात होने वाला है किसी ऐसे फैमिली के बारे में जो फैमिली शाही फैमिली होगी, है ना। तब आपको पता चलेगा कि इसको बोलने का रीजन ये है कि इंग्लैंड की एक क्वीन थी जिसका नाम था क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की एक क्वीन थी जिनके फैमिली ट्री में देखा गया था ये डिसऑर्डर। जिनके फैमिली ट्री में देखा गया था ये डिसऑर्डर। चूंकि रानी विक्टोरिया यानी विक्टोरिया जो थी वो क्वीन थी, और क्वीन का मतलब ही होता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। इस वजह से इस डिजीज को रॉयल डिजीज बोल करके रेफर किया जाता है। अब एग्जैक्टली क्वीन विक्टोरिया क्या थी वो आपको आगे पता चलेगा। दैट मीन्स क्वीन विक्टोरिया को क्या प्रॉब्लम था इस डिसऑर्डर का, ये हम आपको आगे बताएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इस चीज को लेकर के। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई हेमोफीलिया इज कॉल्ड अ रॉयल डिजीज, क्यों हेमोफीलिया को हम लोग एक रॉयल डिजीज बोलते हैं, तब आप कहेंगे कि क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में और खुद क्वीन विक्टोरिया भी इससे अफेक्टेड थी, इससे प्रभावित थी। किस तरीके से प्रभावित थी वो हम आपको बताएंगे। इसी कारणवश, इसी वजह से, क्योंकि हेमोफीलिया को एक रॉयल फैमिली में यानी कि क्वीन और किंग के फैमिली में देखा गया था, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रॉयल डिजीज। ये फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए पहला बात। दूसरी बात, आपको एक और चीज पूछा जा सकता है, व्हाई हेमोफीलिया इज कॉल्ड क्रिसमस डिजीज। ठीक है, ये भी सवाल बन सकता है। ये सब बोर्ड में आने वाला इंपॉर्टेंट, या ऐसा समझ लो उटपटांग, या ऐसा समझ लो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। जो अक्सर बच्चे लोग सोचते हैं कि सर ये कहां से आ गया, ये तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस बात हो गया। तो हम लोग सब चीज को कवर अप करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस हो, आउट ऑफ यूनिवर्स हो, सब सवाल को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं, क्वीन विक्टोरिया को लेकर के बात हुई। हेमोफीलिया को क्रिसमस डिजीज क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, आप लोग सभी जानते हैं कि जो क्रिसमस का डेट है जिसको हम लोग 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा ये वो पॉइंट नहीं है, उस क्रिसमस से मत जोड़िएगा। ये क्रिसमस एक्चुअली एक नाम है, ठीक है, ये एक्चुअली एक नाम है। एक इंसान था, एक आदमी था जिसका नाम था स्टीफन क्रिसमस। ठीक है, ये वो 25 दिसंबर वाला क्रिसमस नहीं है, ठीक है, ये वो हॉलीडे वाला क्रिसमस नहीं है। एक आदमी था जिसका नाम था स्टीफन क्रिसमस। इस स्टीफन क्रिसमस नाम के आदमी में हेमोफीलिया का एक टाइप देखा गया था सबसे पहले। हेमोफीलिया का एक टाइप देखा गया था सबसे पहले, फर्स्ट, सबसे पहले हेमोफीलिया ऑब्जर्व किया गया था इस आदमी के अंदर, क्रिसमस नाम के आदमी के अंदर। इस वजह से इसको क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। अब यहां से कंफ्यूजन हो सकता है कि कुछ कुछ बच्चे के माइंड में जनरेट हो रहा हो कि सर ये आदमी ज्यादा पुराना है कि क्वीन विक्टोरिया ज्यादा पुरानी है। क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हैं कि हेमोफीलिया को सबसे पहले देखा गया था स्टीफन क्रिसमस नाम के आदमी में, तो क्वीन विक्टोरिया से पहले का था क्या ये? क्योंकि रॉयल डिजीज तो ऑलरेडी बोल चुके हैं, फिर क्रिसमस डिजीज क्यों बोल रहे हैं? तब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि हेमोफीलिया का एक्चुअल में 2 टाइप है जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है।
हम लोगों को सिलेबस में हेमोफीलिया का 2 टाइप पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन 2 टाइप है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टाइप जिसको बोलते हैं हेमोफीलिया ए, बस ज्यादा नहीं, बस हेमोफीलिया ए। एंड सेकेंड टाइप है हेमोफीलिया का जिसको बोलते हैं हेमोफीलिया बी। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेमोफीलिया, हेमोफीलिया ए एंड हेमोफीलिया बी। दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस समझते हैं, क्या डिफरेंस है? तो वो सिम्टम्स का कोई डिफरेंस नहीं है, वही जो आपको लास्ट क्लास में समझाया गया है कि कट लग जाएगा तो खून बहने लगेगा, खून बंद नहीं होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो काम नहीं करते, प्रभावित हो जाते हैं, जो वहां पे है वही दोनों के अंदर सेम है। हेमोफीलिया ए में भी वही प्रॉब्लम, हेमोफीलिया बी में भी वही प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। याद कीजिए, आपको लास्ट क्लास में बोले थे कि हम लोगों के बॉडी में खून को जमाने के लिए हम लोग के बॉडी में टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं। याद है ना लास्ट क्लास वाला? 13 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें 2 फैक्टर आपको बोले थे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है फैक्टर नंबर 8 और दूसरा है फैक्टर नंबर 9। वैसे तो 13 है जो खून को जमाते हैं और खून को बहने से रोक देते हैं अगर आपको कट लग जाए तो, लेकिन फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 इसको इंपॉर्टेंट बताए थे। और आपको ये भी बताए थे कि इसी की कमी की वजह से ही तो हेमोफीलिया होता है। आपको बोले थे या तो फैक्टर नंबर 8 नहीं होगा या तो फैक्टर नंबर 9 नहीं होगा, जिसके कारणवश खून को जमने में समस्या आएगी। तो मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में फैक्टर नंबर 8 नहीं है तो उसको जो हेमोफीलिया होगा वो होगा हेमोफीलिया ए। अगर किसी व्यक्ति में फैक्टर नंबर 8 नहीं है तो होगा हेमोफीलिया ए, और अगर किसी व्यक्ति में फैक्टर नंबर 9 नहीं बन रहा है तो होगा हेमोफीलिया बी। क्लियर? हेमोफीलिया बी। अब आपसे पता है क्या सवाल पूछेगा? आपसे पूछेगा फैक्टर नंबर 8 का नाम क्या है। वैसे तो 13 फैक्टर से 13 का नाम याद नहीं रखोगे, लेकिन फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 का नाम जरूर याद रखोगे, और यहीं से स्टीफन क्रिस्मस वाला पॉइंट भी कनेक्ट होगा, देखोगे कैसे। हाँ, फैक्टर नंबर 8 को हम लोग बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फैक्टर नंबर 8 का नाम क्या है बाबू? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फैक्टर नंबर 9 का नाम क्या है? फैक्टर नंबर 9 का नाम है क्रिसमस फैक्टर। तो अब बताइए ये क्रिसमस फैक्टर नाम कहां से आया? अगेन यही भाई साहब से, क्रिसमस से। तो मैं आपको बोले थे ना कि स्टीफन क्रिसमस में एक खास तौर टाइप का हेमोफीलिया देखा गया था, यानी कि इस व्यक्ति के अंदर, इस स्टीफन क्रिसमस के अंदर में फैक्टर नंबर 9 की कमी थी, हेमोफीलिया बी हुआ था इस आदमी को। सबसे पहला पेशेंट है ये हेमोफीलिया बी का। इस वजह से जो फैक्टर की कमी हुई, फैक्टर नंबर 9, उसका नाम इसी के नाम पे रख दिया गया, भैया तुम ही अपना नाम रख दो। चलो मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सलमान खान, ऐसा ठीक है? सलमान खान है भैया, माफ करो भैया, सलमान खान को छोड़ के कोई एग्जाम्पल लेते हैं, शाहरुख खान है, ठीक है? तो शाहरुख खान मान लेते हैं कि एक आदमी है, उसको सबसे पहले ये बीमारी हुई, तो मान लेते हैं शाहरुख खान। जैसे स्टीफन क्रिसमस, इसका टाइटल है क्रिसमस, तो शाहरुख खान, तो इसका हो सकता है नाम हो जाता है खान फैक्टर, है फैक्टर नंबर 9 खान फैक्टर। तो ऐसे अक्सर हम लोग बायोलॉजी और लाइफ साइंस में देखते हैं कि किसी व्यक्ति या फिर किसी के नाम से अक्सर केमिकल्स वगैरह का नाम रख दिया जाता है, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया आपको। फैक्टर नंबर 8 का नाम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और फैक्टर नंबर 9 का नाम क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस नाम कहां से आया? स्टीफन क्रिसमस नाम के आदमी से, जिसको सबसे पहले ये वाला टाइप हुआ था। अब यहाँ पे लिख के क्लियर कर देंगे, सबसे पहले हेमोफीलिया बी हुआ था। तो अगर किसी के अंदर में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नहीं हुआ, ये फैक्टर नंबर 8 नहीं हुआ, तो बोलिएगा उसको हेमोफीलिया ए है। और अगर किसी के अंदर में ये क्रिसमस फैक्टर नहीं हुआ तो बोलिएगा उसको हेमोफीलिया बी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बोलो, जोर से बोलो, बोलो बोलो। देखो, तो ये हो गया हम लोग का एक पार्ट आज के बोर्ड का, है ना? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वो वाला पार्ट जिससे बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं। क्रॉस आएगा, परसेंटेज निकालेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन है, लेकिन अभी भी एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बाकी है। क्रॉस करते करते ही आपको सिखा देंगे, क्रॉस करते करते ही हम आपको सिखा देंगे। तो अगर आपको हेमोफीलिया का क्रॉस सीखना है तो फर्स्ट लेक्चर याद कीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर जो बच्चा देख करके आया उसको याद होगा, जो नहीं देखा जल्दी से जाके देख लो। हम लोग बताए थे कि अगर हेमोफीलिया का कॉन्सेप्ट सीखे तो कलर ब्लाइंडनेस का कॉन्सेप्ट आधा हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। दैट मींस हेमोफीलिया का क्रॉस और कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। बहुत सारा बोलने का मतलब समझ लो एकदम एक जैसा है, एकदम ही एक जैसा है।
थोड़ा बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत थोड़ा का डिफरेंस है। तो अगर आप अच्छे से आज इस क्रॉस को सीख लेंगे हेमोफीलिया वाला, तो कलर ब्लाइंडनेस से क्रॉस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बोर्ड में इससे क्या क्या पिछला साल या पिछले कुछ गुजरे सालों में क्या क्या उटपटांग क्वेश्चन आया इस क्रॉस से, हम वो भी आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। तो पहले हम आपको एक चार्ट बना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चा लेक्चर नंबर 1 और 2 अटेंड किया उसको पता होगा कि ह्यूमन मेल होता है XY और ह्यूमन फीमेल होती है XX। तो चूंकि मेरा हेमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और हम लोग जानते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम 2 है, एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और हम लोग जानते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम 2 है, मेल के अंदर में एक X एक Y होता है और फीमेल के अंदर में XX होता है। तो हम लोग जब भी इसका क्रॉस बनाएंगे, किसी भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर का जब भी हम लोग क्रॉस बनाएंगे, तो वो क्रॉस हमेशा XX और XY को यूज होकर के बनेगा। क्लियर है? XX और XY को यूज होकर के वो क्रॉस हमेशा बनेगा। चलिए आपको हम एक क्वेश्चन से समझाने का कोशिश करते हैं कि क्रॉस किस तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक मदर है और एक फादर है, यानी एक पेयर एक पेरेंट है। ठीक है, एक मदर है और एक फादर है। बोला कि मदर भी नॉर्मल है और फादर भी नॉर्मल है कहने का मतलब इनको हेमोफीलिया नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मदर भी नॉर्मल है, फादर भी नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल। तो अगर ये दोनों नॉर्मल हैं तो बोल रहा है कि इनका एक लड़का है, इनका एक बेटा है, इस बेटे को हेमोफीलिया है। लो भाई साहब, सवाल सुन के खोपड़ी फट जाए। मदर नॉर्मल है, मां को बीमारी नहीं, फादर भी नॉर्मल है, फादर को भी बीमारी नहीं, लेकिन लड़के को बीमारी। कैसे? तो बड़ा मुश्किल पॉइंट है ना भाई। मां को नहीं है, बाप को भी नहीं है, तो लड़के में बीमारी कैसे आई? ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सवाल समझ लेना, इसका आंसर करने वाला है। मां को बीमारी नहीं है, बाप को भी बीमारी नहीं है, लड़का है उनका एक, उसको हेमोफीलिया है। कहां से आया? हम लोग तो पढ़े हैं कि हेमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, माँ बाप से आपके बॉडी के अंदर आ सकता है, कि माँ बाप को तो है ही नहीं हेमोफीलिया, तो कैसे आया? कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई मेल है, जैसे कि फादर है, ऑब्वियसली ये फादर मेल है, मदर है तो मदर फीमेल है। ठीक है, अब हम लोग ये सब वर्ड का यूज करेंगे। तो अगर कोई मेल है, मेल का मतलब XY, और इनको बीमारी नहीं है, मेल है लेकिन इनको बीमारी नहीं है, तो इनको हम लोग लिखेंगे नॉर्मल मेल। और नॉर्मल मेल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? XY, यानी फादर हो जाएंगे यहां पर XY। ऐसे सीखो सीखो सीखो, कॉपी ले लो, सीखो, इधर उधर मत देखो। नॉर्मल मेल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? XY। यही अगर फीमेल होंगी तो हम लोग XX लिखेंगे और इनको लिखेंगे कि ये नॉर्मल फीमेल है। तो नॉर्मल मेल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? XY। नॉर्मल फीमेल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? XX। तो नॉर्मल दोनों कंडीशन हो गया। मान लेते हैं कि अगर किसी लड़के को, यानी किसी मेल को ये बीमारी है, X वजह से उनका बेटा को ये बीमारी है, तो अब सवाल ये कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे दिखाएं? अगर हम सिर्फ XY लिख देते हैं लड़का दिखाने के लिए, तो वो तो नॉर्मल मेल हो जाएगा, वही XY। तो डिफरेंस कैसे बताएंगे एक नॉर्मल लड़के में, एक बीमार लड़के में? कैसे डिफरेंस दिखाएंगे? तब आप चीज थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो हेमोफीलिया है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, जो हेमोफीलिया है वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर होने के साथ साथ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी है। जो बच्चा लोग लास्ट लेक्चर लगाया उसको सबको पता है कि हेमोफीलिया सेक्स लिंक में से किस टाइप से बिलोंग करता है? एक्स लिंक। एक्स लिंक का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो एक्स क्रोमोसोम में मौजूद जीन में खराबी की वजह से हुई है। यानी कि मेरा ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स वाला जो झमेला हुआ है, सब झमेला एक्स क्रोमोसोम पे हुआ। तो हमको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर में, जिससे ये हमको दिखा सके कि ये खराब है, ये खराब है, इसको हमको दिखा सके। कैसे दिखाएंगे? हेमोफीलिया क्या चीज से स्टार्ट होता है? H से। तब हम लोग क्या करेंगे? इस X के ऊपर में एक स्मॉल h बना देंगे, इस X के ऊपर में एक स्मॉल h बना देंगे। तो यहां पर हुआ XY, इसके ऊपर देखो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो ये नॉर्मल, और ये हुआ X स्मॉल HY।
एक्स स्मॉल एच वाई, स्मॉल एच देते ही तुम और तुम्हारा एग्जामिनर और तुम जिसको भी ये क्रॉस दिखाओगे वो तुरंत समझ जाएगा कि इस लड़के का एक्स क्रोमोसोम खराब है, क्योंकि इसके एक्स के ऊपर में एक स्मॉल एच लिखा हुआ है। तब हम इसको नॉर्मल मेल नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे अफेक्टेड मेल। अफेक्टेड मेल का मतलब इसको बीमारी है, इसको रोग है, इसको बीमारी है, इसको बीमारी है, यानी ये हेमोफीलिया का पेशेंट है भाई। तो हेमोफीलिया का पेशेंट जैसे ये लड़का, इसको हेमोफीलिया है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे, इसको अगर हम लोग दिखाएंगे कि तो ये कैसे लिखाएंगे, लिखाएगा XHY ऐसे। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो अब तुमको एक और ढकोसला बता रहा है, जो अभी बोर्ड में ये सब नया नया चीज ड्रामा स्टार्ट हुआ है। क्या स्टार्ट हुआ है? बोलेगा X है, यहां Y है, और X के ऊपर में लिख देगा कैपिटल H। समझे? क्या लिख देगा X के ऊपर में? कैपिटल H। यहां स्मॉल h हम लिख के दिखाए तुमको, यहां कैपिटल H लिख दिया। याद रखोगे, अगर X के ऊपर में कैपिटल H लिखा है मतलब ये नॉर्मल मेल। बोलो सर ये तो क्या है, क्या करे बाबू, बोर्ड में है ऐसा। दैट मीन्स नॉर्मल होने के लिए दो सिंबल दे सकते हैं, XY जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ हो, ये सिंबल भी दे सकते हैं, या फिर X कैपिटल HY ये सिंबल दे सकते हैं। ये दोनों नॉर्मल के लिए ही है। थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, ठीक है, ऐसे तुरंत नहीं समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से हेडफोन लगा के अच्छे से देखोगे, समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। अगर इसको नहीं समझोगे तो क्रॉस नहीं बनेगा। XY नॉर्मल मेल, X कैपिटल HY दोनों नॉर्मल मेल। सर ज्यादातर क्या यूज किया जाता है बाबू? 100 में से 90 बार बस यही यूज किया जाता है जो हम तुमको सबसे पहले बताएं। ये बहुत कम यूज होता है, ये ना के बराबर यूज होता है, लेकिन फिर भी आपको बता दिए कि अगर कहीं पे आ जाए तो गलत नहीं कर देना। ऐसे नहीं देखना कि H लिखा हुआ है तो उसको अफेक्टेड लिख देंगे, देखना H कैपिटल लिखा हुआ है कि H स्मॉल लिखा हुआ है, दोनों को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? तो कैपिटल H लिखा हुआ हो तो नॉर्मल मानेंगे। क्लियर, यहां समझ में आ गया? तो XY नॉर्मल मेल, XX नॉर्मल फीमेल, X स्मॉल HY अफेक्टेड मेल, यानी ये लड़का बीमार है। तो लड़का नॉर्मल भी हो गया, लड़का बीमार भी हो गया, लड़की नॉर्मल हुई। अब देखते हैं लड़की को बीमार अगर दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं, लड़की को अगर बीमार दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो कोई बच्चा बोलेगा सर सिंपल है, ये देखिए, जैसे लड़का के H के ऊपर में आप, X के ऊपर में आप स्मॉल h लिखे, तो लड़की के X के ऊपर में भी लिख दीजिए स्मॉल h, तो ये लड़की बीमार हो जाएगी, है ना? लेकिन हम बोलेंगे नहीं, ये लड़की बीमार नहीं होगी, क्योंकि लड़की में 2 X है, तो दोनों X के ऊपर भी तो ये H हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं? तो दिमाग लगाइए, कहां सोच रहे हैं आप? देखो लड़का के पास में एक X है, दूसरा Y है, तो Y क्रोमोसोम पे तो ये जीन आएगा नहीं, इसमें खराबी होगा नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि हेमोफीलिया एक X लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो प्रॉब्लम तो यहां होने वाला है। तो कभी भी नींद में भी Y को छुओगे भी नहीं, छुओगे भी नहीं, छेड़ोगे भी नहीं Y को, Y से दूर रहोगे, क्योंकि Y पे ये जीन है ही नहीं। जो करना है X क्रोमोसोम के साथ, जो सिंबल देना है X क्रोमोसोम पे, जैसे दिखाना है X क्रोमोसोम को, Y को छेड़ना भी नहीं। तो Y तो अपना साइड है भैया, साइड लाइन है वो। तो अगर लड़का को अफेक्टेड दिखाना है, लड़का को खराब दिखाना है, तो जो काम करोगे H के साथ, X के ऊपर एक स्मॉल h दिखाएं, लड़का अफेक्टेड हो गया। चूंकि लड़का के पास एक ही X क्रोमोसोम है, तो लड़का एक X क्रोमोसोम खराब होने से ही बीमार हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? समझो समझो, लड़का के पास में एक X क्रोमोसोम है, एक Y क्रोमोसोम है, तो लड़का का अगर एक ही X क्रोमोसोम खराब हो गया तो लड़का को बीमारी हो गई। लड़की के पास 2 चांस है, लड़की का अगर एक X क्रोमोसोम खराब हुआ तो क्या होगा, लड़की का दोनों खराब हुआ तो क्या होगा, क्योंकि लड़की में तो 2 X है ना, तो एक अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, दोनों केस बन सकता है यहाँ पर। तो याद रखना है बाबू कि अगर लड़की का सिर्फ एक X क्रोमोसोम खराब है, दूसरा वाला अच्छा है, तब ये लड़की को अफेक्टेड नहीं बोलेंगे, इस लड़की को बोलेंगे कैरियर। कैरियर ये नया वर्ड सिखा रहे, बहुत ध्यान से सुनो। जब तक लड़की का दोनों X क्रोमोसोम ना खराब हो जाए, यानी कि दोनों के ऊपर में H ना लिखा जाए, खराब वाला जीन दोनों के ऊपर ना आ जाए, तब तक लड़की को अफेक्टेड नहीं लिखोगे। तो अगर दोनों में है तो हम लिखेंगे अफेक्टेड फीमेल, अगर एक पर है तो हम लिखेंगे कैरियर फीमेल। तो बोलोगे सर चलो इतना तो दूर आप जितना बताया उतना तक तो खोपड़ी काम किया है मेरा, लेकिन आप एक बात बताइए, लड़का नॉर्मल XY सही है,
लड़का अफेक्टेड एक्स स्मॉल एच वाई, ये भी सही। लड़का लोग में झमेला नहीं, झमेला हमेशा से लड़की लोग में रहा भैया, क्या किया जाए, लड़की लोग को समझना शुरू से मुश्किल ही रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, लड़की नॉर्मल एक्स एक्स। अब लड़की में देखो टोटल 3 केस बन रहा है, नॉर्मल लड़की नंबर 1, कैरियर लड़की नंबर 2 और अफेक्टेड लड़की नंबर 3। लड़का में बस 2 ही केस है, या तो नॉर्मल या तो अफेक्टेड। हम लोग हमेशा से सिंपल सादा रहे हैं भैया। लड़की में एक तीसरा केस है कैरियर। कैरियर वर्ड का मतलब समझोगे, कैरियर का मतलब होता है ऐसी लड़की जिसका एक एक्स क्रोमोसोम खराब है। तो अगर उसका एक एक्स क्रोमोसोम खराब है, दूसरा वाला अच्छा है, तो याद रखिएगा उस लड़की को बीमारी नहीं है, उस लड़की को बीमारी नहीं है। कैरियर बीमार नहीं होती, एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट, कैरियर बीमार नहीं होती। लेकिन चूंकि उसके पास में एक एक्स क्रोमोसोम खराब है, इसलिए वो अपने अगले जनरेशन में, अपने अगले नस्ल में ये खराब जीन भेज सकती है, तो उसका अगला नस्ल को बीमारी हो सकता है, उसको नहीं है लेकिन अगले वाले को हो सकता है। ये कैरियर का डेफिनेशन बता रहे हैं। अफेक्टेड तो अफेक्टेड है, उसका दोनों जीन खराब है, उसको वो तो बीमार है, उसको हेमोफीलिया, उसका हाथ काट दो खून बहने लगेगा, बंद नहीं होगा। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लड़की है, इसका खून बंद होगा, ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे हम लोग को कट लगता है, हम लोग हाथ दे करके चापते हैं, खून बंद हो जाता है, इसका भी वही होगा। इसको बीमार की लिस्ट से बाहर निकाल दो, यहां लिख दो, इसको बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है। थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है, ठीक है, बीमारी नहीं है, बीमार नहीं है ये, बीमार नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे कैरियर, क्योंकि इसका एक जीन अच्छा और दूसरा खराब, मतलब एक खराब एक अच्छा है। तो अच्छा होने की वजह से ये बच गई, दोनों खराब होगा तब अफेक्टेड, एक खराब एक अच्छा, इस लड़की को कैरियर बोलेंगे। कैरियर लड़की बीमार नहीं होती, वो लड़की नॉर्मल होती है, लेकिन उसके पास चूंकि एक खराब जीन है तो वो अगले नस्ल में भेज सकती है। क्वेश्चन पे आइए, बोले थे मदर नॉर्मल है, फादर भी नॉर्मल है, बच्चा को हेमोफीलिया हुआ, कैसे कैसे? तो भैया तुम बोलोगे सर देखिए मेल में तो 2 ही केस है ना, या तो मेल अफेक्टेड है या तो मेल नॉर्मल है। तो बाप को तो आप नॉर्मल लिख दिए, यानी कि उसमें तो कुछ सीन है नहीं। लेकिन मां जो नॉर्मल लग रही है, हो सकता है कि वो कैरियर हो, क्योंकि कैरियर तो होती नॉर्मल जैसी है, लेकिन उसके पास एक खराब जीन होता है, इसलिए इसके सन को बीमारी हुई। दैट मीन्स ये जो नॉर्मल दिखने वाली मां थी, ये जो नॉर्मल दिखने वाली मां थी, ये असल में कैरियर थी। इसका लिखाएगा XHX, समझना होगा। फादर XY, माँ ये क्या थी, ये कैरियर थी। कैरियर दिखने में नॉर्मल होगी, दिखने में नॉर्मल होगी, अंदर से वो कैरियर होगी। सर कैसे समझेंगे, तो अजीब सा बात है, आप पहले नॉर्मल भी बोल रहे हैं फिर उसको कैरियर भी बोल रहे हैं। अरे उसका बच्चा सबसे बड़ा इंडिकेशन है। अगर दोनों नॉर्मल है तो बीमारी क्या उड़ के घुस जाएगी हवा से उसके अंदर में, आएगी तो उसके जनरेशन से ही ना। तो दिमाग लगाओ ना, क्या हो सकता है, बाप या तो नॉर्मल या तो अफेक्टेड, माँ में ही ना एक नया केस निकल रहा है कैरियर वाला, तो यहाँ माँ क्या हो जाएगी, कैरियर। ये हो गई XHX और फादर हो गए XY। बोर्ड तो भर चुका है, उम्मीद यहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लोगे। XY नॉर्मल मेल, XHY अफेक्टेड मेल, XX नॉर्मल फीमेल, XHX कैरियर फीमेल, XHXH अफेक्टेड फीमेल। इतना आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे जब पहुंचेंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि एक मदर जो कि कैरियर निकली, एक फादर जो कि नॉर्मल निकले, अगर उनके 4 बेबी हैं, 4 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को कितना % चांस है हेमोफीलिया होने का। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपको क्रॉस एग्जाम में देगा तो ऐसे ही लिख के देगा कि अगर एक कैरियर फीमेल है, एक नॉर्मल मेल है, तो बताइए उनके कितने % बच्चों को चांस है कि उनको हेमोफीलिया होगा। तो किस तरीके से हम लोग ये 4 बच्चों के चांसेस निकालेंगे। चाहे याद रखिएगा हर क्रॉस में 4 बच्चा बनना चाहिए, हर क्रॉस में 4 बनेगा। ये आपको हम सिखाएंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। इस बोर्ड को बहुत अच्छे से देखिए। शॉर्ट क्वेश्चन कवर हुआ, रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं, क्रिसमस डिजीज क्यों बोलते हैं, हेमोफीलिया ए क्या है, हेमोफीलिया बी क्या है, फैक्टर 8 का नाम, फैक्टर 9 का नाम, 9 का नाम क्रिसमस क्यों है। क्रॉस में हम लोग ये सारा केस सिनेरियो पढ़े। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे, और अब हम लोग फुल
इस लेक्चर नंबर 3 के बाद हम लोग बोल सकते हैं ये सीना ठोक करके कि अब हम लोग फुल तैयार हैं कि क्रॉस बनाएंगे और परसेंटेज निकालेंगे। पूरा का पूरा बेस हम आपका बिल्ड कर दिए हैं, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो फोटो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया।